Assalamualaikum dear students, myself Riyaz sir, मैथमेटिक्स टीचर फ्लाई हाई कैरियर इंस्टीट्यूट चाडोरा। जैसा कि आपको पता है कि कल जेके बॉस क्लास 10th मैथ्स का पेपर होने वाला है। उस पेपर के रिगार्डिंग फ्लाई हाई कैरियर इंस्टीट्यूट चाडोरा ने आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड किया है। तो अब मजीद अपने बच्चों को और फायदा और बेनिफिट पहुंचाने के लिए तो हम यहाँ पे आए हैं और दो पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए। वो दो पॉइंट्स क्या हैं? पॉइंट नंबर 1 बेटा आप हमारा ये रहेगा कि जो पेपर का पैटर्न होता है उसके अंदर कितने सेक्शंस होते हैं और 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स के कितने होते हैं, 3 मार्क्स के कितने होते हैं और 4 मार्क्स के कितने होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद पॉइंट नंबर 2 जो आज का हमारा रहेगा वो ये है कि जो उस पेपर के अंदर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो किस किस टॉपिक के रिलेट आते हैं, वो किस टाइप के आते हैं, किस पैटर्न के आते हैं, फिल इन द ब्लैंक जैसे आ जाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको पहले सॉल्व करना पड़ता है, और उसके अलावा कुछ एमसीक्यूज आते हैं। वो पॉइंट नंबर 2 हमारा रहेगा। अब बेटा हम पहले देखेंगे पॉइंट नंबर 1, वो है कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। अब आइए बेटा हम देखेंगे पेपर का पैटर्न। हमारे पास यहाँ पे पिछले 2 साल के 6 पेपर्स हैं, उनमें से हम एक पेपर को निकालेंगे, उस पेपर को देखेंगे हम कि किस टाइप का पैटर्न आता है, किस टाइप का पेपर हमारे पास आ जाता है, जो उसी पैटर्न का पेपर कल आपको भी आ जाएगा। तो पेपर एक हम यहाँ पे निकालेंगे 2025 का। अब देखिए बेटा ये जेड सीरीज है, जेड सीरीज है 2025 का, 2024 का पेपर है। इसमें जो सेक्शन ए आया है बेटा, सेक्शन ए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे उसने एक नंबर दिया है, यहाँ पे उसने ये बताया है कि ब्लैंक ब्लैंक दिया है, द नंबर 0.this इज इवन नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नन ऑफ दीज। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम देखेंगे कि सेक्शन ए के अंदर कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस जो ये सेक्शन ए है बेटा आप देख सकते हो आराम से, ये सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 3, इसमें बेटा आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, ये 1 मार्क्स के होंगे। अब गौर से देखिए बेटा, ये 20 क्वेश्चंस रहेंगे बेटा आपके 1 मार्क्स के। अब सेक्शन बी जो होगा 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, ये 6 क्वेश्चंस आएंगे बेटा, 6 क्वेश्चंस होंगे बेटा ये, जैसे आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा। सेक्शन बी के बेटा 6 क्वेश्चंस होंगे, ये 12 मार्क्स टोटल होंगे इस सेक्शन के। सेक्शन सी, सेक्शन सी में बेटा आपको 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 8 क्वेश्चंस कल के पेपर में आपको होंगे 3 मार्क्स के। आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे ये क्वेश्चंस रहेंगे बेटा, सेक्शन सी जो होगा ये रहेंगे बेटा 34 क्वेश्चन तक, ये 8 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद लास्ट सेक्शन जो होगा सेक्शन डी, उसके अंदर 6 सवाल होंगे 4 मार्क्स के, ये भी 24 मार्क्स होंगे। यहाँ पे मैं बेटा आपको एक बात बताऊं, जो ये सेक्शन डी है, इस सेक्शन डी के अंदर कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप पहला सवाल देखोगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, और इसका जो आर है वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही का होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको अच्छे से पढ़ना है 4 मार्क्स के लिए। और दूसरा सवाल जो 4 मार्क्स का होगा लास्ट सेक्शन में, वो हो रहेगा बेटा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। और उसका जो आर होगा वो भी उसी चैप्टर का होगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सवाल नंबर 3 जो होगा बेटा वो आपको होगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री का, और उसका आर वाला पार्ट भी होगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री का। और सवाल नंबर 4 जो होगा वो होगा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का। ये यहाँ पे उसने दिया है पहले ट्रायंगल्स का, ट्रायंगल का सवाल आएगा 4 मार्क्स का, और उसका आर भी होगा, उसका आर होगा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का या उसी ट्रायंगल्स का। और सवाल नंबर 5 वो रहेगा बेटा
स्टैटिस्टिक्स का। लास्ट वाला सवाल जो होगा सेक्शन डी का वो रहेगा बेटा स्टैटिस्टिक्स का। यानी कि आपको बस यही 5-6 चैप्टर्स अच्छे से अगर आप प्रिपेयर करोगे तब भी बेटा आपको सेक्शन डी अच्छे से हो जाएगा। तो ये रहा बेटा पेपर का पैटर्न, के पेपर का पैटर्न कैसा होगा। इसके अंदर टोटल 4 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए के अंदर 20 ऑब्जेक्टिव्स होंगे, सेक्शन बी के अंदर 6 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के, और सेक्शन सी के अंदर 8 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स के, और सेक्शन डी के अंदर 6 क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क्स के। इस तरह से बेटा ये 80 मार्क्स का पेपर आपको कल मिलने वाला है। तो बेटा आपको कोई डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके साथ रियाज सर है फ्लाई हाई कैरियर इंस्टीट्यूट चाड़ूरा से। आपको बिल्कुल भी एग्जाम में घबराना नहीं है। आज हम ये सारा यहाँ पे खत्म करेंगे कि जिस टाइप के एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं वो आज हम यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 आपको बेटा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। पैटर्न किस टाइप का होगा, 4 सेक्शन होंगे ए बी सी डी, ठीक। तो अब बेटा हम सेक्शन ए के ऊपर थोड़ा सा नजर डालेंगे, उसमें किस किस टाइप के एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ गए हैं। अब देखिए बेटा ये दूसरा पॉइंट है, पेपर का पैटर्न मैंने डिस्कस किया। अब देखिए बेटा यहाँ पे जो एमसीक्यूज आए हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हैं ये किस किस टाइप के आते हैं। जैसे उसने पहला ब्लैंक वाला एक दिया है, दूसरा वाला अगर आप देखेंगे ये डायरेक्ट उसने क्वेश्चन दिया है, इसको आपको पहले सॉल्व करना है उसके बाद आंसर करना है, 4 में से कौन आएगा। दूसरा ये भी, तीसरा जो सवाल है वो भी बेटा क्वेश्चन ही डायरेक्ट आया है, ये कोई इसमें भी 4 ऑप्शन हैं लेकिन इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट इसका आंसर मिलने वाला नहीं है। ऐसे बेटा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं बेटा जिनको आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, ऑप्शन ही को उठा के आप वहां पे फिट करोगे तो वहां पे देखोगे LHS इक्वल टू RHS आएगा नहीं आएगा, वो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे उसने एपी का एक सवाल दिया है। चलिए बेटा अब हम पहले से आएंगे इन क्वेश्चनों का सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा। अब देखिए बेटा सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 जो है ये रियल नंबर का है, पहले चैप्टर का ही सवाल है। उसने दिया है एक नंबर, जैसे उसने नंबर दिया है 0.1011 011 सो ऑन, इज इवन नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नन ऑफ दीज। आपको बेटा ये नॉलेज होनी चाहिए, इतना आपको पता होना चाहिए कि रेशनल कौन होते हैं, इरेशनल कौन होते हैं, इवन ऑड, इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, तब जाके आप इसका आंसर आराम से कर सकते हो। इसका मतलब ये जरूरी नहीं यही सवाल आएगा, इसी के रिलेट यानी कि नंबर सिस्टम के रिलेट ही आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। और उस नंबर सिस्टम की पूरी नॉलेज अगर आपको होगी फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसका आंसर आराम से कर पाओगे। आप देखिए बेटा जो ये नंबर है आपने वहां पे पढ़ा है, डेसिमल नंबर्स में कुछ नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, कुछ नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं उनको हम इरेशनल बोलते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं उनको हम रेशनल बोलते हैं। ये देखिए बेटा ये 0.101 फिर 101, ठीक है यहां तक, फिर उसने डबल 1 करके 0 लिखा है, यानी कि ये यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, डॉट 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 लिखा है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन बेटा ये रिपीटिंग नहीं है, जैसे यहाँ पे उसने 101 फिर 101 फिर उसके बाद 101 नहीं डाला है, ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट नॉन रिपीटिंग भी है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिपीटिंग भी है। जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है उसको हम बेटा इरेशनल बोलते हैं। अब इनमें कौन सी ऑप्शन इसकी करेक्ट आएगी, इवन और रेशनल, इरेशनल और नन ऑफ दीज। इनमें बेटा इसका आंसर आएगा, हम आंसर यहां पे लिखेंगे, इसका आंसर जो आएगा बेटा इसका आंसर आएगा इरेशनल नंबर। रीजन क्या है, रीजन ये है बेटा कि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, उस नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ऐसे बेटा आपको उस रियल नंबर की या नंबर सिस्टम की पूरी नॉलेज हासिल करनी है, जाननी है कि इवन क्या होते हैं, ऑड क्या होते हैं, प्राइम, कंपोजिट, सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए, फिर आप कोई भी एमसीक्यू कर सकते हो। अब देखिए बेटा दूसरा यहाँ पे जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन जो है
वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। दूसरा चैप्टर जो आपके सिलेबस में पॉलिनोमियल्स, उसी के रिगार्डिंग एक एमसी यानी कि एक एमसीक्यू पूछा गया है, वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए बेटा ये एमसीक्यू है, इसको बेटा पहले आपको जीरोस नहीं निकालने, वो अप्रोच गलत है क्योंकि टाइम वहां पे लिमिटेड होता है, टाइम के एग्जैक्ट टाइम पे पेपर आपका खत्म भी होना चाहिए। अब देखिए बेटा ये जो क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एक तो होता है पहले एक्स के वैल्यूज निकालना, फिर उनको प्रोडक्ट करना, वो होते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। लेकिन वो अप्रोच यहाँ पे गलत है, वो अप्रोच आपको इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है। आप क्या करोगे बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के एक फार्मूला भी है, वो है बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी बाई ए। मैं आपको समझा दूंगा बेटा इसका मतलब क्या है। देखिए बेटा अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 4x² प्लस 8x, और इसमें कॉन्स्टेंट टर्म 0 है, कॉन्स्टेंट टर्म इसमें है ही नहीं तो वो मैंने 0 लिया है। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से ax² प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ पे आपको a मिलेगा बेटा 4, b मिलेगा 8 और c मिलेगा 0। जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो होता है c अपॉन a, यानी कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। वो कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे 0 है और जो प्रोडक्ट ये कोएफिशिएंट ऑफ x² है वो 4 है, तो आंसर आएगा 0/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो इसका होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल टू 0/4। 0/4 आंसर इज 0, तो यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा 0 को। बात समझ में आ गई बेटा। चलिए अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इन टू वेरिएबल्स में बेटा जो पहली वाली एक्सरसाइज है उसमें कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंटी के ऊपर क्वेश्चन है, और दूसरे क्वेश्चन है बेटा वहां पे यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, उसके बारे में। और तीसरे टाइप के सवाल उसमें है कि लाइन इज इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, वो आपको सब कुछ पता होगा क्योंकि आपने पढ़ा होगा बेटा, आपने रिवाइज भी किया होगा। अब देखिए बेटा वही एक सवाल पूछा गया है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसने दो इक्वेशंस दी हैं, बोल रहा है ये कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, नन ऑफ दीज है। ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको इन दो इक्वेशनों को कंपेयर करना है जनरल फॉर्म से। वो जनरल फॉर्म क्या है बेटा, a1x, एक मिनट बेटा वेट करना। यहां देखिए जनरल फॉर्म क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी है बेटा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर हम इन दो के साथ कंपेयर करोगे बेटा तो वहां से आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 मिलेगा। a1 अगर हम देखेंगे पहले x का कोएफिशिएंट वो 1 है, a1 इधर 1 है, और a2 बेटा a2 नीचे लिखेंगे बेटा, a2 यहाँ पे 2, a2 दूसरी इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट दैट इज 2। ऐसे हम देखेंगे b1 बेटा y का कोएफिशिएंट, पहली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट दैट इज 2, और b2 जो है वो बेटा दूसरी इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट दैट इज 4। कांस्टेंट पहली इक्वेशन में कांस्टेंट -4 है और दूसरी इक्वेशन में कांस्टेंट -12 है। अब कैसे आप बता पाओगे कि ये लाइंस जो इन दो इक्वेशंस की दो लाइंस बनेगी वो पैरेलल होगी, कोइंसिडेंट होगी या इंटरसेक्ट होगी, वो बेटा आपको ये कोएफिशिएंट्स बताएंगे। कैसे, आपको इनका रेशियो निकालना है। रेशियो निकालोगे बेटा a1/a2, अगर हम a1/a2 निकालेंगे रेशियो आएगा बेटा 1/2। y के कोएफिशिएंट्स का रेशियो निकालेंगे वो आएगा बेटा 2/4 दैट इज 1/2। अगर हम इन दो को भी डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा। c1/c2 अगर हम देखेंगे माइनस माइनस कैंसिल करके बेटा 4 1 और 4 थिया तो रेशियो आएगा 1/3। देखिए पहले दो रेशियोज इक्वल आ गए और तीसरा रेशियो जो है वो अलग है। पहले दो रेशियोज इक्वल है और तीसरे रेशियो के बराबर नहीं है। वहां पे हमने तीन चीजें पढ़ी है, अगर पहले दो रेशियोज इक्वल होंगे, अगर पहले दो रेशियोज इक्वल नहीं होंगे तब जाके बेटा उन इक्वेशनों का जो सोल्यूशन होता है वो यूनिक होता है, इनकी लाइंस बनती है इंटरसेक्टिंग, यानी कि वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, वो उनका सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ये बराबर है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या है वहां पे,
अगर A1/A2 बराबर होगा B1/B2 और होगा बराबर C1/C2, तब जाके वो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं हर एक पॉइंट पे, यानी कि वो कोइंसिडेंट हो जाते हैं, उनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। लेकिन यहाँ पे वो कंडीशन भी नहीं है। यहाँ पे A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट बराबर C1/C2 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दो इक्वेशनों का जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल होगा। पैरेलल का मतलब उनका कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि लाइन क्या चलेगी बेटा, पैरेलल। तो इसका जो आंसर आएगा वो बेटा सी पार्ट होगा, दैट इज पैरेलल। इतनी बात समझ में आ गई। ये पॉइंट आपको इसमें बेटा आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा। आपको अच्छे से याद रखने बेटा, उन इक्वेशन को पहले कंपेयर करना है, फिर रेशो निकालना है। अगर पहले दो रेशोज इक्वल नहीं तो यूनिक सॉल्यूशन, मतलब लाइन इज इंटरसेक्टिंग। अगर तीनों रेशोज इक्वल होंगे A1/A2 B1/B2 C1/C2, तो उसका मतलब ये हो गया उनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि लाइन्स बनेंगे कोइंसिडेंट। अगर ये पहले दो रेशोज इक्वल होंगे, तीसरे के बराबर नहीं होंगे, तो उसका मतलब ये हो गया कि जो वो दो लाइन्स होगी वो पैरेलल होगी, उनका कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसका आंसर बेटा पैरेलल आएगा। इसके ऊपर आपको कल भी क्वेश्चन वहां पे मिल जाएगा। ये अच्छे से आप बेटा घर में पढ़ोगे, घर में रिवाइज करोगे, तो आपको अच्छे से कल एमसीक्यू उसके ऊपर आ जाएगा। अब नेक्स्ट बेटा एमसीक्यू नंबर 4। इसी टाइप के आपको कल क्वेश्चन मिलेंगे। ये बेटा अगर आप देखोगे, इसको आप जानते हो, ट्रिगोनोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है। sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू, कह रहा है बेटा sin 2a इक्वल टू 2 sin a। वो वहां पे 2-4 एमसीक्यूज है, उन चारों में से कोई ना कोई आएगा, लेकिन पिछले साल ये आया है। तो उन चारों को आपको अच्छे से पढ़ना है। कैसे आपको ये करना है, तो sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू 0 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री नन ऑफ दीज। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम a की जगह पहली ऑप्शन डालेंगे, यानी कि 0 डिग्री डालेंगे a की जगह, फिर देखेंगे LHS इक्वल टू RHS आएगा या नहीं आएगा। चेक कीजिए बेटा, अगर हम a की जगह 0 डालेंगे, ये बनेगा sin 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 0 होता है, साइन ये बनेगा बेटा इधर, ये इधर बनेगा बेटा, ये दिखता नहीं है तो हम इरेज इसको करेंगे बेटा। अब देखिए बेटा, ये है sin 2a, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। कैसे आप इस सवाल को बेटा सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे आप a का वैल्यू डाल के देखोगे कि LHS इक्वल टू RHS आएगा नहीं आएगा। पहले हम 0 पे ट्राई करेंगे, sin 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 sin इंटू 0। यहाँ पे हम चेक करेंगे बेटा, sin 2 इंटू 0 इवाल्युएशन करनी है, 2 इंटू 0 0 ही होता है, इक्वल टू 2 इंटू sin 0 0, sin 0 होता है बेटा 0 के बराबर। sin 0 बेटा आपको पता है, रीडी रेफरेंस टेबल आपने पढ़ा होगा, वहां पे आपको अच्छे से पता होगा sin 0 का वैल्यू 0 होता है, 2 इंटू 0 भी 0 होता है। जब हमने बेटा a की जगह 0 डाल दिया तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। अब हमें बाकी ऑप्शनों को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर बेटा ऐसा होगा कि वहां पे पहले उसने 45 दिया होगा, फिर या उसके बाद 30 डिग्री, लास्ट में बेटा 0 डिग्री दिया होगा, लेकिन आपको ये एमसीक्यू ऐसे जबानी भी याद होना चाहिए। sin 2a कब होता है 2 sin a के बराबर, जब a का वैल्यू 0 डालते हैं। बाकी बेटा हर जगह पे इक्वल नहीं होता है, सिर्फ जब a 0 के बराबर होता है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट देखेंगे, ट्रिगोनोमेट्री का कोई ना कोई एमसीक्यू आपको मिलेगा। ट्रिगोनोमेट्री की नॉलेज आप अच्छे से बेटा हासिल करोगे, तो आपने पढ़ा भी होगा। तो अब बेटा नेक्स्ट सवाल जो है एपी का सवाल है। एपी अगर हम देखेंगे, एपी का आपको कल का जो पेपर है उसमें आपको एपी का सवाल मिलने ही वाला है। लेकिन एपी के अंदर में दो चीजें हैं, एक होता है बेटा nth टर्म और दूसरा होता है n टर्म्स का सम। इतना बच्चों को पता होना चाहिए, तब बेटा कोई भी एपी का सवाल आ जाएगा वो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे उसने एपी का जो सवाल दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है 11th टर्म। 11th टर्म का मतलब जैसे मैंने nth टर्म बोला है, वहां पे an, यहाँ पे A11, 11th टर्म। 11th टर्म ऑफ द एपी, बेटा जब आपके पास एपी होगी फिर आपको कोई टर्म निकालनी होगी, उसके लिए आपको याद क्या रखना है, an की फार्मूला मैं बताऊंगा बेटा वो क्या होती है। जैसे आपको एपी में दो चीजें याद रखनी है, an वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा एपी में आपको SN याद रखना है। SN होता है बेटा n/2 इंटू, यही वाली फार्मूला लेकिन a के साथ 2, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिर्फ इसमें 2
ए को मल्टीप्लाई और बाहर है n/2, ऐसे आपको ये याद रखना है। an का मतलब nth टर्म, कोई भी टर्म अगर आपको फाइंड करनी होगी तो ये वाली फार्मूला, और उन टर्म्स का सम निकालना होगा तो ये वाली फार्मूला। सिंपल दो ही फार्मूलाज है एपी में। तो अब बेटा यहाँ पे उसने एपी दिया है, एपी में बेटा ये टर्म्स हैं, तो ये ए क्या होता है ये भी आप याद रखोगे बेटा। एपी में बेटा ए रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म को, एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म्स को, और डी रिप्रेजेंट करता है कॉमन डिफरेंस को। एंड आपको याद रहेगा फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे बेटा जब आपको एपी गिवन होगी, एपी में आप पहले देखोगे जो पहली वाली टर्म है उसको आप डिनोट करोगे ए से। आप बता सकते हो बेटा इधर पे ए क्या है, ए बेटा यहाँ पे -3 है। और कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, कोई भी सक्सीडिंग टर्म और उससे पहली वाली टर्म यानी कि प्रीसीडिंग टर्म, उन दोनों को माइनस करना है, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म यहाँ पे -1/2 है, माइनस करना है उससे पहली वाली टर्म दैट इज -3। ध्यान रखना साइनों का बेटा। डी आ जाएगा बेटा -1/2, माइनस माइनस हो गया +3, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6 - 1 / 2 दैट इज इक्वल टू 5/2। डी भी आ गया, ए भी आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है 11th टर्म। ए एन की जगह 11 लिखना है, तो ए 11 हमें निकालना है। ए 11 आ जाएगा बेटा ए प्लस उस यहाँ पे एन है तो एन से एक काम, यहाँ पे 11 है, 11 से एक काम दैट इज 10 टाइम्स डी। सिंपल ए 11 होगा बेटा ए प्लस 10 टाइम्स डी, तो ए 11 बराबर होगा ए प्लस 10 टाइम्स डी। ए भी हमारे पास है, डी भी हमारे पास है। अब बेटा बस वैल्यूज डाल के आपको इसको सॉल्व करना है तो आंसर मिल जाएगा। ए 11 आ जाएगा बराबर बेटा ए की जगह -3 प्लस 10 टाइम्स डी की जगह आ जाएगा बेटा 5/2। इवाल्युएशन करनी आपको बेटा आनी चाहिए, तो ए 11 होगा बराबर -3 प्लस, तो यहां से कैंसिलेशन भी कर सकते हो, 2 1 r 2 5 r 5 5 r 25, तो ए 11 आ जाएगा बराबर 25 - 3 दैट इज इक्वल टू 22। कोई ऑप्शन है बेटा यहाँ पे 22, तो इसका जो आंसर होगा यानी कि इस एपी की जो 11th टर्म होगी वो होगी बेटा 22 को आप टिक करोगे। अच्छा यहाँ पे मैं ये बोलना भूल गया बेटा, जब आप सेक्शन ए करोगे, सेक्शन ए को पहले नहीं करना है क्योंकि इसमें ये लास्ट के 20 या 15 मिनट्स में आप अच्छे से कर पाओगे। आपको करना है क्या है, आप सबसे पहले बेटा ये जो 20 MCQs हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप इनका सीरियल वाइज लिख के रखोगे। ये सेक्शन ए है, ऊपर लिख के रखोगे पेपर पे सेक्शन ए। उसके बाद क्या करोगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर जो होगा वो नहीं पहले लिख लेना है, इसको फिलहाल ऐसे ही छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर ऐसे ही छोड़ना है, ऐसे बेटा आपको 20 लिखने हैं। उसके बाद डायरेक्ट आपको जंप करना है सेक्शन बी पे, या आप लास्ट पे भी कर सकते हो क्योंकि टाइम बचाना है। तो टाइम बचाने के लिए आप सेक्शन ए ऐसे ही लिखोगे और ये लास्ट में सॉल्व करोगे। जब पूरा पेपर खत्म हो जाएगा 20 MCQs आप लास्ट में लिखोगे। तो अब और टाइम का भी ख्याल रखना है। अब बेटा हम और एक MCQ यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम जाएंगे बेटा और एक MCQ पे जो आया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। हर साल बेटा इस टाइप का सवाल आ जाता है। आप कोई भी सीरीज निकालो बेटा, कोई भी सीरीज पिछले साल के या 2023 के पेपर्स आप देखिए, वहां पे आपको इस टाइप का सवाल मिलेगा। तो द एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज, देखिए इसमें किस किस टाइप के सवाल आते हैं या ग्राफ के ऊपर आता है। द एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज, देखिए बेटा जब हमें ग्राफ बनाना होता है ना, हर एक ग्राफ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, हर एक ग्राफ पॉइंट कलेक्शन ऑफ पॉइंट से बनता है। तो हर पॉइंट के बेटा जो लोकेशन होती है उस लोकेशन को दिखाने के लिए हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा होता है वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का नाम होता है एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट का नाम होता है ऑर्डिनेट। अब देखिए बेटा यहाँ पे जैसे मैंने कोई पॉइंट लिया है, ध्यान रखिए बेटा, यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट डाला है, इस पॉइंट की पोजीशन क्या होगी वो हमें बताएगा इसकी एक्स डिस्टेंस और इसकी वाई डिस्टेंस। हर पॉइंट के बेटा हर पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ध्यान रखना बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। जब हम अलोंग एक्स एक्सिस ट्रेवल करते हैं बेटा, कोई भी पॉइंट जब मूव करता है अलोंग एक्स एक्सिस पे जब वो ट्रेवल करता है राइट या लेफ्ट, वो उसका एब्सिसा होता है। जब वो ट्रेवल करता है अलोंग वाई एक्सिस ऊपर या नीचे, वो उसका वाई कोऑर्डिनेट होता है। यहाँ पे देखिए बेटा सवाल क्या है, द एब्सिस ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस,
जो पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा तो उसका मतलब उसका एब्सिसा जो है एक्स डिस्टेंस है वो कुछ नहीं होगी, वो एब्सिसा उसका 0 होगा और उसकी खाली वाई डिस्टेंस होगी, दैट इज वाई कोऑर्डिनेट। तो यहां पे लेकिन पूछ रहा है एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसकी एक्स डिस्टेंस क्या है, उसकी एक्स डिस्टेंस होगी बेटा 0। ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए आपको एब्सिस और ऑर्डिनेट की नॉलेज होनी चाहिए। एब्सिसा होता है डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। इस पे बेटा आपको कल भी सवाल मिलने वाला है, या इसका जो सवाल आता है ग्राफ के ऊपर, अगर बेटा कोई पॉइंट लाइक कर रहा है एक्स एक्सिस पे या एक्स इक्वल टू समथिंग लिखा है, एक्स इक्वल टू समथिंग इसका मतलब वहां पे एक्स डिस्टेंस है अलोंग एक्स एक्सिस राइट या लेफ्ट, उसका ग्राफ कैसे बनता है, उसका ग्राफ बनता है लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर y लिखा होगा y इक्वल टू समथिंग, उसका ग्राफ होता है लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये भी आप याद रख सकते हो। इधर पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतने ही इसी टाइप के 2 सवाल पूछे जाते हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए बेटा नेक्स्ट, अब बेटा फिर से आ गया बेटा पहले चैप्टर का एक सवाल। वो सवाल क्या है, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। ये पहले ही चैप्टर का सवाल है। अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ही पार्ट है, ये बच्चों ने बहुत बार किया होगा, उनको ऐसे भी जबानी याद होगा कि इसका आंसर 13 है, या लेकिन आप एचसीएफ निकाल भी सकते हो। एचसीएफ कैसे निकालना है, आप दोनों आप 26 के भी फैक्टर्स निकालोगे, 91 के भी फैक्टर्स, फिर देखोगे प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ द कॉमन फैक्टर्स, तो वहां से आपको आंसर 13 मिलेगा। ये आसान है, ये आप खुद भी कर सकते हो, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये आप खुद कर सकते हो बेटा, इसका आंसर 13 ही आ जाएगा। ये आप कर सकते हो। इसके फैक्टर्स निकालने हैं, 26 के फैक्टर्स और 91 के फैक्टर्स, फिर दोनों नंबर्स को एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, फिर देखना है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर्स, तो आंसर अब मिलेगा। ये बिल्कुल आसान है, इसका आंसर 13 है क्योंकि ये पहले ही सवाल का पहला ही पार्ट है, ये आपको याद होगा। एचसीएफ के ऊपर सवाल आएगा, इसलिए बेटा आपको एलसीएम निकालना भी आना चाहिए, एचसीएफ निकालना भी आना चाहिए, कल कन्फर्म इसके ऊपर एक सवाल पूछा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बेटा एचसीएफ के ऊपर सवाल याद रखना किस किस के ऊपर सवाल आते हैं। इसके बाद बेटा यहां पे प्रोबेबिलिटी के ऊपर एक सवाल पूछा गया है। प्रोबेबिलिटी बेटा, प्रोबेबिलिटी में या तो डाई के ऊपर सवाल आता है, या कॉइन के ऊपर सवाल आता है, या बॉल्स के ऊपर, या मार्बल्स के ऊपर। इसमें आपको याद क्या रखना है ताकि कोई भी सवाल आप कर पाओगे। तो सबसे पहली बात, आपको अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, आपको 2 चीजें पता होना चाहिए, फेवरेबल आउटकम और पॉसिबल आउटकम। मैं आपको समझा दूंगा बेटा। मान लीजिए कॉइन है, उस कॉइन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 हैं जो पॉसिबल हैं, जो आ सकते हैं जब हम उसको टॉस करेंगे। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, लेकिन उन दोनों में से अगर आपको हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हेड हमारा वहां पे फेवरेबल बन गया। हेड कितने, हेड 1 है और टोटल उसमें 2 है, वो बन गया पॉसिबल। जो आ सकते हैं वो 2 हैं और जिसकी निकालनी है वो 1 है, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2। फेवरेबल वो जिसकी निकालनी है और जो टोटल है वो पॉसिबल बनेंगे। बस प्रोबेबिलिटी में आपको इतना याद रखना है, कोई भी सवाल आप कर सकते हो। अब बेटा देखिए यहाँ पे उसने सवाल दिया है, गेटिंग ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 सब नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3। उसने बोला गेटिंग ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 0 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। नेचुरल नंबर को गेट करना, नेचुरल नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालना, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर हम देखेंगे गेटिंग ए नेचुरल नंबर वो सारे इनफाइनाइट हैं, यानी कि फेवरेबल भी इनफाइनाइट है, पॉसिबल भी इनफाइनाइट है। फेवरेबल भी जितने फेवरेबल उतने पॉसिबल, तो वो श्योर बन गया, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी 100% होगी। जैसे मैं आपको बोलूं एक बैग है, उस बैग में 6 रेड बॉल्स हैं, मैं बताऊं बेटा आप मुझे बताइए रेड बॉल उस बैग में अगर हम हाथ डालेंगे तो रेड बॉलों की आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। आप बोलोगे सर फेवरेबल बाई पॉसिबल, जिनकी हमें निकालनी है वो भी 6 हैं और जो टोटल उसमें है वो भी 6 हैं, तो 6/6 दैट इज 1। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है बेटा उस इवेंट को हम श्योर इवेंट बोलते हैं। यहां पे बोलते हैं गेटिंग ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 0। नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 0 वो सब है, यानी कि फेवरेबल भी वही है और पॉसिबल भी वही है, तो उस इवेंट को हम बोलते हैं बेटा श्योर इवेंट, क्योंकि यहाँ पे जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी आएगी वो आ जाएगी 100% इनकी 1, तो उस इवेंट को हम बोलते हैं श्योर इवेंट। यहाँ पे आप दूसरे टाइप का सवाल ये आ सकता है,
अच्छा, गेटिंग ए नेचुरल नंबर लेस देन जीरो, लेस देन जीरो कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं है, तो वो इम्पॉसिबल है, तो उस इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। अब यहाँ पे सिंपल इवेंट आ गया, वो इवेंट जिसके अंदर खाली एक ही आउटकम होता है। जैसे अगर मैं बोलूं बेटा मैं एक डाइस को रोल करूं, डाइस को जब हम रोल करेंगे उसमें पॉसिबल 6 आउटकम्स है, 1 2 3 अप टू 6। अगर मैं बोलूं बेटा आप मुझे बताइए तो नंबर, उस नंबर की प्रोबेबिलिटी बताइए जो 2 से छोटे इस डाइस में, वो एक ही है, दैट इज 1। तो उस इवेंट को हम बोलते हैं सिंपल इवेंट, जिसमें एक ही आउटकम होता है और नन ऑफ दीज यहाँ पे नहीं है। कंपाउंड वो होता है जिसके अंदर एक से ज्यादा आउटकम्स होते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में बेटा नहीं है। अब और एक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं बेटा आपको और एक बात बताऊं, अगर मैं बोलूं डाइस, डाइस के ऊपर सवाल, एक डाइस को हम रोल करते हैं, उस डाइस में टोटल पॉसिबल 6 है। अगर मैं बताऊं बेटा आप मुझे बताइए इवन नंबर के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। अगर हम डाइस को रोल करेंगे, आप देखो इवन उसमें 2 है, 4 है, 6 है, वो टोटल 3 है, 6 में से तो प्रोबेबिलिटी होगी 3/6, दैट इज आंसर 1/2। ऐसे भी सवाल आ सकते हैं, इस पे भी आप बेटा कल आज मेहनत करोगे तो इंशाल्लाह सारा कुछ कल आपको अच्छे से आ जाएगा। रियाज सर आपके साथ है। चलिए बेटा अब देखिए और एक सवाल, और एक सवाल करेंगे बेटा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। बिल्कुल बेटा फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, इसमें बच्चों को फार्मूलाज याद होनी चाहिए। तो इस टाइम टाइम नहीं है तो मैं आपको अच्छे से सिखा देता कि आपको फार्मूला याद कैसे रखनी है, लेकिन फिर भी बेटा यहाँ पे सुफियर, कल क्यूबाइड का आ सकता है, सिलेंडर का आ सकता है, क्यूब का आ सकता है, तो फार्मूलाज आपको बेटा याद होनी चाहिए, तो आप वो ऑब्जेक्टिव भी आराम से कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ सुफियर पूछा गया है, तो इसने इसका आंसर गलत किया है, पता नहीं किसका पेपर है, तो इसने इसका आंसर गलत किया है। जो वॉल्यूम ऑफ सुफियर होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसने लिखा 3/4 पाई आर क्यूब, लेकिन इसका जो आंसर होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये बिल्कुल बेटा फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, इसमें बच्चों को फार्मूलाज याद होनी चाहिए, तो फिर जो भी एमसीक्यू आ जाएगा वो आप आराम से कर पाओगे। तो फार्मूलाज आप अच्छे से याद रखोगे, फिर कोई ना कोई एमसीक्यू आपको इसके ऊपर पूछा जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट ये हो गया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। अब बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल आ गया है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पे, तो क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है। अगर आपसे ये पूछा जाएगा इसके रूट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रूट्स इसके 2 होते हैं, यानी कि जितनी डिग्री यहाँ पे 2 है तो नंबर ऑफ रूट्स भी 2 ही होंगे। लेकिन अगर आपको बोला जाएगा रूट्स निकालिए, रूट्स निकालने के लिए बेटा 2-3 तरीके हैं जो आपने पढ़े होंगे, एक है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक। तो लेकिन यहाँ पे आपको वो भी नहीं पूछा जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हमें इक्वेशन का क्या बताता है, उसका नेचर ऑफ रूट कैसा है, यानी कि जो एक्स के वैल्यूज होंगे वो रियल होंगे या इमेजिनरी, ठीक। तो वो आपसे पूछा गया है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि एक्स के रूट्स का नेचर क्या है, वो रियल है या इमेजिनरी। बेटा इसके लिए आपको सिंपल एक फार्मूला याद रखनी है। अगर आपको किसी भी इक्वेशन का नेचर ऑफ द रूट देखना होगा, क्या फार्मूला है, जो डी होता है, डी ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब सर ये बी ए सी क्या होता है, ये बी ए सी होता है बेटा इस जो इक्वेशन गिवन होगी इसको कंपेयर करना है जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर आप बेटा इस गिवन इक्वेशन को जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करोगे तो आपको ए भी मिल गया, बी भी मिल गया और सी भी मिल गया। ए होता है एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे बेटा 1 है, और एक्स का कोफिशिएंट 5√5 है, वो बी बनेगा, और जो सी है कांस्टेंट टर्म वो -70 है, बी इसमें 5√5 है, ए इसमें 1 है। अब हमारे पास ए भी है, बी भी है और सी भी है, अब डी आराम से निकाल सकते हो। तो डी को निकालने के लिए बस आपको ये फार्मूला यूज करनी है। बी का वैल्यू है बेटा 5√5 का होल स्क्वायर, कुछ सवाल आपको बेटा वहां पे सॉल्व करने पड़ेंगे। 5√5 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह 1 और सी की जगह -70। साइनों का बेटा आप खास ख्याल रखोगे। तो ये आएगा, ये स्क्वायर जो है पहले 5 का है तो 25, फिर √5 का है तो रूट और स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, 25 इंटू 5 वो आप करोगे बेटा 25 इंटू 5, ये आ गया 125।
पहले मैंने 5 का स्क्वायर दिया 25, फिर स्क्वायर मैंने रूट को दिया तो रूट और स्क्वायर कैंसल, 25 इंटू 5 125, ये माइनस और ये माइनस बेटा प्लस बनेगा, 70 इंटू 4 हो गया 28 280। अब 125 और 280 को ऐड करना है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गया तो 405 आ जाएगा बेटा। ये जो डी आ गया यही आपको बता देता है कि नेचर ऑफ द रूट क्या है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है। कैसे बता देता है, अगर ये डी आ गया ग्रेटर देन 0, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना डी का वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा है, तो वो डी 0 से बड़ा आने का मतलब क्या होता है कि जो इस इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट है, यानी कि एक्स के जो वैल्यूज होंगे वो रियल भी होंगे, रियल होने के साथ साथ वो बेटा अनइक्वल भी होंगे, यानी कि रियल एंड अनइक्वल, यानी कि जो एक्स के दो वैल्यूज आएंगे वो दोनों रियल नंबर्स होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे, वो डिफरेंट होंगे। यानी कि इसके जो रूट्स हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा, लेकिन उसने ये खाली नहीं बोला कि डिस्क्रिमिनेंट है क्या, उसने डायरेक्ट डी पूछा है, ये नहीं बोला कि नेचर ऑफ द रूट क्या है, उसने डिस्क्रिमिनेंट बोला है, डिस्क्रिमिनेंट आ गया 405। लेकिन इसके ऊपर ऐसा भी सवाल आ सकता है कि जो नेचर ऑफ द रूट है वो कैसा है, वो रियल है, वो रियल और अनइक्वल है, या वो इक्वल है और रियल भी है, या इमेजिनरी है, ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या याद रखना है, डी का वैल्यू अगर बड़ा आ गया 0 से तो रियल और अनइक्वल, अगर डी का वैल्यू 0 आ गया तो रियल और इक्वल, अगर डी का वैल्यू लेस देन 0 आ गया तो इमेजिनरी, ये तीनों भी आ सकते हैं। हो गया बेटा क्वाड्रेटिक का भी, क्वाड्रेटिक में यही सवाल पूछे जाएंगे और कुछ नहीं। अब बेटा यहाँ पे बिल्कुल आसान सवाल है, फिर से बेटा चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के ऊपर आ गया। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825 इज 3 इंटू 3। ये आप बेटा चेक करोगे 3825 के आप फैक्टर्स निकालोगे, 3825 के आप फैक्टर्स निकालोगे, 3825 के आपको फैक्टर्स निकालने बच्चों को आने चाहिए, पहला ही सवाल है। ठीक, ये आप आराम से करोगे तो फिर देखोगे यही फैक्टर्स आएंगे या नहीं आएंगे। अगर यही आ गए तो लिखना है ट्रू, उसने बोला प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस इज, ये यही है, ट्रू और फॉल्स, अगर यही आ गए तो ट्रू लिखना है, अगर यही नहीं आ गए तो फॉल्स लिखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन का सवाल है, ये भी आप बच्चों को अच्छे से आ जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट सवाल देखिए बेटा, ये जो नेक्स्ट सवाल है, द सम ऑफ द फर्स्ट, ये असल में एपी का सवाल है, द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स इज। लेकिन इसके लिए बेटा मैं आपको ट्रिक याद रखवाऊंगा, आपको क्या याद करना है, जो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स हैं 1 to 100 जो नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 अपॉन टू 100 सो ऑन टू 100, इनका जो सम होता है वो 50-50 होता है, 100 का आता है 50-50। अगर 1000 होगा, 1000 में बेटा 1 2 3 अपॉन टू 1000, उसमें 3 जीरोस हैं, तो उसके लिए आपको क्या याद रखना है, 500 सिंपल है, यहाँ पे 2 जीरोस 50-50 आ गए, यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे लेकिन 50 के टाइम यहाँ पे 2 जीरोस थे, 5 के बाद 1 जीरो, यहाँ पे 3 जीरोस है 1000 में, 5 के बाद 2 जीरो और 5 और एक लिखना उसके बाद 2 जीरोस। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। अगर ऐसे नहीं आएगा तो क्या करना है, एपी का यूज करना है, एपी का यूज करना है, आपको लिखना है 1 to 1000 कितने नेचुरल नंबर्स हैं, ऐसे लिखोगे 1 2 3 अपॉन टू 1000। उसके बाद यानी कि आपको S1000 निकालना है, सम ऑफ 1000 नेचुरल नंबर, S1000 आपको निकालना। मैंने इससे पहले आपके साथ ये डिस्कस किया है, S1000 की फार्मूला है 1000/2, SN की जगह होता है N/2, लेकिन यहाँ पे 1000/2 क्योंकि 1000 है, सबस्क्रिप्ट यहाँ पे 1000 है, 1000/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। अब बेटा ये ए एंड डी इससे पहले मैं बता चुका हूं, यहाँ पे ए की जगह इनकी फर्स्ट टर्म वो 1 है, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस 2 - 1 दैट इज 1, ए भी 1 है डी भी 1 है। अब बचा एन, एन इसमें बेटा 1000 है, जब एन भी पता होगा, ए भी पता होगा, डी भी पता होगा, आप S1000 आराम से निकाल सकते हो, उससे भी बेटा आंसर आपको मिलने वाला है 500। ये आप दो तरीके से कर सकते हो, डायरेक्ट याद रख सकते हो या S1000 की फार्मूला से आप इसको निकाल सकते हो। यानी कि या तो टर्म निकालने के एक MCQ आएगा और दूसरा MCQ आएगा सम ऑफ टर्म्स का सम करना, वो MCQ आ सकता है, वो आपको अच्छे से करना है। अब बेटा उसके बाद ये हो गया एपी का। प्रोबेबिलिटी का और एक सवाल आ गया,
1/2 कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ट्रू और फॉल्स। हाँ, आपने बेटा प्रोबेबिलिटी में पढ़ा होगा, जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, उसको इम्पॉसिबल बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है किसी इवेंट की, उसको श्योर बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में भी हो सकते हैं, न 1 से ज्यादा और न 0 से कम। यहाँ पे बोल रहे हैं 1/2 कैन बी द प्रोबेबिलिटी। हाँ, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है किसी इवेंट की, जैसे हम कॉइन को टॉस करेंगे, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ये ट्रू है बेटा। कुछ क्वेश्चन आप डायरेक्ट आंसर कर पाओगे बेटा, बिल्कुल आसान होंगे। प्रोबेबिलिटी के ऊपर सवाल तो आंसर ट्रू आएगा। अब बेटा ट्रायंगल्स के ऊपर सवाल आसान है। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। मैं बता चुका हूं बेटा आपको क्लासेस में, और यहाँ पे भी बोल रहा हूं कि ट्रायंगल्स के जो पहली एक्सरसाइज है, उसमें से कोई ना कोई एमसीक्यू आपको पूछा जाएगा। यहाँ पे जैसे वहां पे ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर कॉन्ग्रेंट, ऑल सर्कल्स आर, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर, वही 3 एमसीक्यूज में बेटा एक एमसीक्यू आ जाता है, जैसे यहाँ पे एक आ गया है। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेस आर इक्विलेटरल। ये वहां पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा बुक पे, तो वहां पे आपने लिखा होगा ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, यानी कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं उनकी शेप जो होती है वो सेम होती है। साइज भले उनका डिफरेंट होता है, लेकिन उनकी शेप सेम होती है। किनका? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का। ये डायरेक्ट ट्रायंगल्स की पहली एक्सरसाइज आप अच्छे से करोगे तो कोई ना कोई एमसीक्यू होगा। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और एक एमसीक्यू है बेटा, एमसीक्यू नंबर 15, नंबर ऑफ टेंजेंट। सर्कल के ऊपर सवाल है बेटा, उसके सर्कल में जो एमसीक्यू पूछा जाएगा उसके अंदर 3 ही पॉइंट्स हैं। एक बेटा सीकेंट, टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और 2 थॉरम्स। फिर सारे सवाल और सारे एमसीक्यूज उन्हीं के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द सर्कल इज, लेकिन इसमें बेटा थोड़ा बहुत मिसिंग है, मैं बताऊंगा क्या, ध्यान रखना बेटा। नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द सर्कल इज, वैसे तो ये एमसीक्यू ठीक है, लेकिन इससे पहले उसने एक एमसीक्यू दिया है वो गलत था। नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द सर्कल। आपको पता होगा बेटा, जो सर्कल होता है वो कलेक्शन होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का, उसमें बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होते हैं जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, एक पॉइंट पे एक टेंजेंट तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हम ड्रा कर सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट। 10 नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द सर्कल इज, सर्कल को हम एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे। लेकिन वहां पे और कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर आपको पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स कितने ड्रा कर सकते हैं, पैरेलल बेटा हम सर्कल को 2 ही ड्रा कर सकते हैं। जैसे बेटा ये कोई सर्कल है, ठीक, अगर बेटा मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा किया, इधर से दूसरा ड्रा कर सकते हैं, तीसरा ड्रा करने की कोशिश करेंगे बेटा वो सीकेंट बन जाएगा। नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट हम 2 ही ड्रा कर सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ टेंजेंट हम इनफाइनाइट ड्रा कर सकते हैं। और कुछ सवाल, अगर यहाँ पे आपके पास एक सर्कल होगा, आपको बोला जाएगा नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट, किसी पॉइंट से हम नंबर ऑफ टेंजेंट सर्कल को कितने ड्रा कर सकते हैं, लेकिन वहां पे उसको ये मेंशन करना है कि वो पॉइंट सर्कल के अंदर है या सर्कल के ऊपर है या सर्कल के बाहर है। अगर बोला जाएगा सर्कल के अंदर है तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने ड्रा कर सकते हैं, कोई भी टेंजेंट हम ड्रा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लाइन ड्रा करने की कोशिश करेंगे उस पॉइंट के थ्रू वो सीकेंट बन जाएगी। अगर सर्कल के ऊपर होगा तो एक टेंजेंट हम ड्रा कर सकते हैं, अगर बाहर होगा तो 2 टेंजेंट्स हम ड्रा कर सकते हैं। ये 3 एमसीक्यूज भी आप याद रखोगे बेटा। ये हो गया सर्कल्स का चैप्टर। सर्कल में से एक क्वेश्चन आ जाएगा, अच्छे से बेटा याद रखना है। अब देखिए बेटा और एक एमसीक्यू, फिर से बेटा एपी के अंदर, एपी के ऊपर सवाल आ गया है। एन अगर इसके बराबर है देन फाइंड A4। लास्ट टर्म, एन रिप्रेजेंट करते हैं लास्ट टर्म को, nth टर्म को, nth टर्म उसने दिया, उसने बोला A4। देखिए बेटा यहाँ पे सबस्क्रिप्ट n है और वहां पे सबस्क्रिप्ट 4 है, आपको यही 4 उठाना है और n की जगह डालना है, तो वो आपको A4 मिलने वाला है। देखिए बेटा an गिवन है, an बेटा गिवन है, an जो है वो गिवन है n-1 इंटू 2 - n, n की जगह बेटा आपको A4 आप निकालना है, A4, n को रिप्लेस करना है बेटा 4 से, तो A4 आएगा, तो यहाँ पे आएगा बेटा 4 - 1 इंटू 2 - 4, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू -2।
दैट इक्वल टू -6, यानी कि जो इस AP की फोर्थ टर्म होगी वो होगी -6 जिसके n टर्म है n-1 इंटू 2 - n, यानी कि n को रिप्लेस करना है उस नंबर से जो वहां पे आपको निकालना होगा। सिंपल सवाल है, तो ये भी आप कर सकते हो बेटा। इसके बाद नेक्स्ट जो आया है सवाल नंबर 18, रीडी रेफरेंस टेबल के ऊपर आया है सवाल। ये आपको अच्छे से रीडी रेफरेंस टेबल याद रखना है। द वैल्यू ऑफ cosec A इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। कह रहा है बेटा जो cosec A का वैल्यू है वो हमेशा या बराबर होता है किसका, 1 का, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या 1 होगा या 1 से ज्यादा। हम चेक करेंगे बेटा cosec किस किस का रेशियो होता है। cosec को आपको याद रखना है, cosec किस किस का रेशियो है। अगर हम देखेंगे बेटा cosec किसी एंगल के लिए ए, उसने एंगल दिया है cosec A। cosec होता है साइन का रेसिप्रोकल, साइन होता है p/h और cosec होता है h/p। अगर हम देखेंगे यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड होता है। हाइपोटेन्यूज अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 है और परपेंडिकुलर 3 है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज बड़ा ही होगा, परपेंडिकुलर उससे बड़ा नहीं हो सकता है। 4/3 तो आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 1 से बड़ा ही होगा। अगर हाइपोटेन्यूज कभी इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये तब इक्वल 1 के हो सकता था जब हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर बराबर होगा, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है कि हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर बराबर होगा। ये इससे 1 से बड़ा हो सकता है लेकिन 1 के बराबर कभी नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ये ट्रू है या फॉल्स है। ये बेटा उसने आर लिखा है तो आर आर में आ जाएगा, ये ट्रू ही है, क्योंकि उसने बोला या 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर। 1 के बराबर नहीं हो सकता लेकिन 1 से बड़ा होगा लेकिन 1 के बराबर नहीं होगा। तो अब यहाँ पे ट्रू आएगा या फॉल्स, अब यहाँ पे हम ट्रू ही लगाएंगे, क्योंकि आर लिखा है या तो वो होगा या ये 1 से बड़ा होगा लेकिन 1 के बराबर नहीं होगा, इसके ऊपर आप ट्रू ही लगाओगे। तो अब बेटा नेक्स्ट इसका आर आया है, यहाँ पे आइडेंटिटीज के ऊपर सवाल आ गया है। आइडेंटिटीज देखिए बेटा क्या बोल रहा है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, बेटा 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज आपने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ी होगी। एक बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरी है बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और 1 को रिलेशन है, अगर लेकिन यहाँ पे सेक स्क्वायर के ऊपर सवाल आ गया। सेक स्क्वायर को टेन स्क्वायर के साथ रिलेशन है, तो टेन स्क्वायर अगर हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो सेक स्क्वायर निकलेगा बेटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटीज के ऊपर सवाल है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, क्योंकि सेक स्क्वायर को टेन स्क्वायर के साथ रिलेशन है, तो सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब देखिए बेटा एमसीक्यू नंबर 18 भी कंप्लीट हो गया है, जो ब्लैंक की फॉर्म में था ये हमने कर दिया। अब देखिए बेटा इसके बाद एमसीक्यू नंबर 19, ये बोल रहे हैं कैलकुलेट मीन ऑफ फर्स्ट 7 इवन नंबर। स्टैट्स के ऊपर सवाल आ गया है। स्टैट्स में आपको पता होगा मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये यहाँ पे पूछ रहा है 7 इवन नंबर्स। इवन नंबर अगर हम पहले 7 इवन नंबर्स देखेंगे, पहला इवन नंबर 2 है, 4 6 8 10 हो गए बेटा 5, 12 और 14, ये पहले 7 इवन नंबर्स हैं। इन इवन नंबर्स का आपको मीन निकालना है। आपको पहले लिखना है इवन कौन कौन है, पहले 7 इवन नंबर्स कौन कौन है, और फिर उनका मीन निकालने की आसान फार्मूला है, उन नंबर्स को सम करना है, उन नंबर्स को सम करना है, उन नंबर्स को सम करना है और डिवाइड करना है वो कितने हैं। तो जब हम इनका सम करेंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14, इनका बेटा आप सम करोगे डिवाइड करोगे बेटा 7, तो वहां से आपको बेटा मीन ऑफ 7 इवन नंबर्स आ जाएगा। अब बेटा लास्ट एमसीक्यू, अभी तक आपको हिंट मिल गया होगा कि किस किस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो बिल्कुल आसान है। अब बेटा लास्ट सवाल मीडियन के ऊपर भी सवाल आता है। मीडियन आसान है, मीडियन वहां पे दूसरी फार्मूला है। मीडियन होता है बेटा अगर ऑड केस होगा, जैसे यहाँ पे 2 4 6 7 ऑब्जर्वेशन है, उनको पहले अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे ये असेंडिंग ऑर्डर में लिख के हैं 6 10 14 18 22 26 और 30, ये ऑर्डर में है। आपको इसका मीडियन निकालना है। मीडियन का मतलब सेंट्रल ऑब्जर्वेशन। सेंट्रल ऑब्जर्वेशन यहाँ पे बेटा आपको
3 उधर 3 इधर, तो बीच वाली ऑब्जर्वेशन आ जाएगी बेटा 18, तो इसका मीडियन आ जाएगा 18। सिंपल है, मीडियन या मीन के ऊपर एक सवाल होगा जो आप आराम से कर पाओगे, दोनों में से एक करना है। इसके बाद बेटा लास्ट बस इस तरह से बेटा ये 20 MCQs कंप्लीट हो गए। तो इसी तरह के सवाल आपको कल के पेपर में मिलने वाले हैं। चले भले यही क्वेश्चंस नहीं होंगे, लेकिन इसी जैसे आपको क्वेश्चंस कल मिलने वाले हैं। अब बेटा एट द एंड मैं आपको बेटा बता रहा हूं कि आपने पूरे साल अच्छे से बेटा मेहनत की है, आपको कूल रहना है, आपको बेटा बिल्कुल ना कूल रहना है, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको कूल रहना है, कॉन्सिस्टेंट रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, स्टे कॉन्फिडेंट। ठीक, तो आपको करना है क्या है, आपने पूरे साल मेहनत की है, ठीक, अब आपको करना है क्या है बेटा, बस कूल रहना है, कॉन्सिस्टेंट रहना है, ठीक, और कॉन्फिडेंट भी रहना है। वो आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे, वो आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है, वो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब आपको बेटा मैं एंड पे अपनी तरफ से आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।